रचना में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज डोगरी में पर्यावरण, डोगरी में पर्यावरण चेतना। और इस पे बात करेंगे डोगरी के बेहतरीन साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ओम विद्यार्थी जी। ओम विद्यार्थी जी, आपका स्वागत है। विद्यार्थी जी, जैसा कि आप खुद भी पर्यावरण चेतना को लेके डोगरी में साहित्य रचना कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि डोगरी में जितना भी साहित्य आज तक रचा गया है या रचा जा रहा है, वो पर्यावरण चेतना को लेके क्या कहता है, किस तरह की बात कहता है? क्या उसमें पर्यावरण चेतना है भी या नहीं है, तो किस तरह से? और अगर नहीं है तो उसमें क्या होना चाहिए? जी, आप ने बात की पर्यावरण की। इसका ही विश्लेषण करें शब्द का। पर्यावरण, आवरण होती है सराउंड, जिसने घेर रखा हो, घेरा, एक ऐसा घेरा। पर्या मीन्स समूलचा, पूरा, संपूर्ण एक घेरा है जो हमारे आगे पीछे जो भी है, जिसमें हम हैं, चाहे पहाड़ों से घिरा हुआ है, झील है, तो कहीं भी इसको इंटरप्रिटेशन बदलती रही है हर युग में। जब विज्ञान नहीं था तो दूसरे ढंग से हमारे बुजुर्गों ने पर्यावरण को देखा, उन्होंने पर्यावरण को संरक्षण भी किया, संरक्षण और इसका महत्व भी समझाया। जैसे घर में धूप आनी चाहिए और उससे जो है एक विटामिन डी बनता है अगर धूप में हम बैठे हैं। मिट्टी जो है बहुत ही हमारे सेहत के लिए अच्छे। योगा, उसी तरह से एक साहित्यकार जो डोगरी में साहित्य रचना लगा, उसका जितना भी रचना संसार हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने पर्यावरण को छुआ ना हो। ठीक है, उसके आयाम अलग अलग हो सकते हैं। उसने एक संस्कृति के हवाले से पर्यावरण को टच किया, या उसने उसकी खूबसूरती को लेकर के उसके गुण गाए। जैसे अभी याद आता है मुझे, देशबंधु डोगरा नूतन जी का एक उपन्यास है प्योके पेजो जी। तो बहुत से कम लोग जानते होंगे। प्योके पे जो तो उनका नावल है, लेकिन प्योके पे जो एक खास किस्म का कुकू है। जिस तरह हमारी जम्मू में कोयल है, इसी तरह से हमारा पपीया है, इसी तरह के खास किस्म का कुकू है हमारा, बिल्कुल भारतीय कुकू है, जिसका नाम ही यही है, भारतीय कुकू। और कुछ लोग मेरे रामनगर के इलाके में लोग कहते हैं उसको आके पाके मैनी चाके। मैनी चखे। और प्योकेपे जो, ये एक ऐसी दंत कथा है कि एक लड़की जिसकी शादी होती है पंजाब में, और वो शादी के बाद उसको आंखें नहीं मिलते हैं और वो जाना चाहती है अपने मायके, लेकिन उसको क्योंकि बैसाखी के दिनों में ही ये फल पकता है और उस वक्त जो है गेहूं की फसल तैयार होती है बैसाखी के दिनों में, तो उसको हर बार यही कहा जाता था कि जब संभाल लेंगे गेहूं की फसल तब चले जाना मायके। तो लोगों का मानना है कि वही लड़की मर गई इसी अभाव में, उसको फल नहीं मिले आके के, और वो आज भी मर करके उसकी जो रूह है वो अब बोलती है प्योके पे जो, प्योके पे जो। लेकिन किस तरह से इसका भी संदर्भ जो है हमारे डोगरी साहित्य उस उपन्यास में मिलता है, प्योके पे जो। और अगर हम परमानंद अलमस्त जी की भी गीतों की बात करें, कविताओं की बात करें, जहाँ खासकर पद्मा सचदेव जी का जो साहित्य है, जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है तवी का, प्रमंडल का, उत्तरवैनी का, गुलमोहर का, जहाँ एक एक खास किस्म का कीट होता है जिसको कहते हैं डोगरी में लालड़ी। जी जी जी। लालड़ियाँ नाम की उनकी पुस्तक भी है और बेहतरीन रचना है। और ये इस तरह के ये पर्यावरण ही तो है। तो जब हम अपनी मदन मोहन शर्मा जी की भी साहित्य को ऊपर नजर, और उनकी जितनी भी कथा है, चाहे वो चांदनी रात हो, तारेंदी लो हो, अभी भी मुझे उनकी कहानी याद आती है। एक है मिठड़े पलेंदी कौड़तन उर्फ बख्शीश, जहाँ उनके जो ड्रामे थे मरगाई, मरगाइयाँ जो हैं वो वाइल्ड लाइफ के साथ ही जुड़ता है। और किस तरह से उन्होंने मरगाई का वो चित्रण किया है, और किस तरह से उन्होंने इस पर्यावरण की खूबसूरती, ओ एक सफर, और इसी को नरेंद्र खजूरिया ने उसका ही बराबर, सुनने में आया कि इन दोनों ने कहा था कि हमने लिखना है, शायद इन्होंने एक दूसरे को, दोनों को बोला, ओ एक सफर और एक सफर सुहाना। ओ एक सफर सुहाना। तो ये पर्यावरण हमारे
हर शोबे में घर इसने किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई पर्यावरण एक मेन, जिस तरह की हमारी आज की परेशानियां हैं और इस जो एक हमारी चिंता है पर्यावरण को लेकर के, जिस तरह से हमारे जंगल उजड़ते जा रहे हैं, हमारी नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। थोड़े दिन पहले तो हमारी सनासर की जो झील है खत्म हो गई थी, अभी उसको रिवाइव किया गया है। प्लास्टिक जो है, मोम इतना आ गया, इन चीजों को लेकर के भी वर्कशॉप हुई। तो डोगरी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पर्यावरण चेतना नाम करके वो फिर वर्कशॉप के बाद की जो भी रचनाएं थी उनको संकलित भी किया। और चूंकि मैं खुद वन अधिकारी था तो मैंने भी बहुत सा साहित्य जो है, कहानी, कविता, पर्यावरण के उस जो आज के संदर्भ में जो चिंता है उसको उजागर करने के लिए, जैसे रियो डी जनेरो ब्राजील के उसमें अर्थ समिट होता है 1992 में, सबसे बड़ा सम्मेलन था, पूरे दुनिया के जो लीडर थे वहां इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस जैव विविधता, जैव जून, जंगल की वन संपदा को लेके जो समझौता किया था, उसके 92 की वो बात है। और 93 में मैंने उसी के ऊपर एक किताब लिखी और जिसका किताब का नाम था वन सबन। जी, जो वन सबनता है। विद्यार्थी जी, देखिए, जो पर्यावरण की समस्या है, जैसा अभी आपने कहा कि अब इसने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। आज से 150 साल पहले गाड़ियां इतनी नहीं थी, प्लास्टिक का इतना चलन नहीं था, या घर कच्चे थे, कंक्रीट के नहीं थे जी। ये सारी बातें उस वक्त नेचर में थी, अपने आप थी। लेकिन उसके बाद हमने इसका दोहन जो किया, और मुझे लगता है कि ये सारा के सारा सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद की देन है। ये प्लास्टिक जो है उसको लेके जो नारे लगाए जा रहे हैं लगातार वर्ल्ड लेवल पे, और आज ये भी बात आ रही है कि इको फ्रेंडली घर होने चाहिए, इको फ्रेंडली ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसकी परिकल्पना जो दी जा रही है, क्या उसे कहीं ना कहीं कोई साकार भी कर रहा है? और क्या वो जब तक वो साकार नहीं होगी लिटरेचर में भी नहीं आएगी, मुझे लगता है। देखो, अभी भी मैं कहता हूं भारत की आबादी जो गांव में बसती है और गांव के हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो जीवन शैली है, उसमें आज भी गांव में हम चाहें तो घरों में गोबर लीपा हुआ दिखाई देता है, चूल्हा मिट्टी का, लकड़ी पे खाना बन रहा है, और उनका कच्चे घर भी हैं। और जो पत्तल डूना जो है, मलूंगड़ के पत्तल डूने में 4-4 दिन की शादी मेरे बचपन में तो हुए ही करती थी, लेकिन अभी भी हम गांव में जाते हैं तो ये चीजें हमें मिलती हैं। तो मोम का अब ये एक शहरीकरण से हमारे पास मोम आ गया। जैसे बाजार में हम जाते हैं और कोई भी वस्तु हमें लेनी है वो पैक्ड ही उसमें है, तो एक बड़ा अजीब हो। लेकिन गांव के लोग अभी भी मुझे लगता है बहुत सी उनकी बावलियां अपनी हैं, कुएं उनके अपने हैं, तालाब उनके अपने हैं अभी नहीं है। मेरा प्रश्न दूसरा है, जैसा क्योंकि आप उसमें भी, प्रशासन में भी रहे हैं, बाकी आपने सारा देखा है, बहुत करीब से देखा है, क्या उन बावड़ियों का संरक्षण हो पा रहा है? क्या वो अब पानी जो की समस्या जो है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल डाउन होता जा रहा है, जी जी जी। तो उसमें क्या जो टॉक्सिन मटेरियल है वो फैक्ट्रियों का वो शामिल नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आपकी चिंता दुरुस्त है। पर्यावरण जो की समस्या है जी शायद विकराल रूप भी धारण कर चुकी है। और इसके बारे में लेखक कितना जागरूक है? लेखक तो अपनी कलम से तो, जैसे अभी याद आता है मुझे नरसिंह देव जम्वाल जी की एक बड़ी अच्छी रचना है, शिवालक बंजर करी टिकाया, आऊं शिवालक बंजर करी टिकाया। अगर उस रचना को हम पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस शिवालिक को जो हरा भरा होता था और इसके जो हमने पेड़ों को काट दिया तो किस तरह से हमारा मृदा क्षरण हुआ, साइल एरोजन हो गया, मिट्टी जो है बह गई, और किस तरह से हम देखते हैं कि अपने गरना और रियाड़ और ये संता रह गया और बाकी जड़ी बूटी लुप्त होती जा रही। उसके साथ पानी के जितने भी स्रोत से कुछ वो भी सूख चुके हैं या सूख रहे हैं। अगर हम जंगल को वो जो एक डेंसिटी है मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हम कल को बहुत ज्यादा समस्या पानी की होने वाली है, खास करके 2 महीने जो गर्मियों के होते हैं, और पानी की तंगी से हमारी फसलें भी प्रभावित होंगी और हमारी सेहत भी। पानी के बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते अपने किसी भी विकास की, चाहे वो शहरी के हिसाब से हो चाहे गांव के हिसाब से हो। तो जंगल और पर्यावरण ये तो जीवन और जीने और मरने का
का सवाल है। और या तो पर्यावरण रहेगा तो हम सुरक्षित हैं, अगर पर्यावरण का एक इतना ह्रास हो जाता है तो हमारा कल जो है वो बहुत ही विकराल रूप हाँ, होगा। और हमें हाँ, और इस विकराल रूप को समझते हुए क्या हमारा डोगरी का लेखक जो है वो चिंतित है? उसके बारे में कोई बाकायदगी से वो सकारात्मक तरीके से कुछ सोच रहा है या लिख रहा है? ऐसी बात नहीं है। जो युवा पीढ़ी है खास करके, जब भी हमारे ये पर्यावरण के दिवस होते हैं, ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं या कोई वर्कशॉप हो जाती है। अभी पीछे साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने भी एक प्रोग्राम करवाया था, अभिनव थिएटर में हुआ था वो, पर्यावरण चेतना को लेके। तो जब भी ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो युवा वर्ग हो या दूसरे साहित्यकार हों वो लिखते हैं, लेकिन उनको एक देना पड़ता कि ये जैसे रेडियो स्टेशन में कोई कार्यक्रम हो गया, कहीं और हो गया, कोई अखबार वाले ने ताकीद कर दी कि भाई आपको इस पे लिखना है, तो लिखा जा रहा है साहित्य। लेकिन जितना शिद्दत से हमें इस चीज को और ज्यादा उभारना चाहिए, शायद उसमें अभी और कुछ करने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए। बहुत से नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उन समस्याओं की तरफ भी हमारा जो युवा लेखक है, मुझे लगता है उसको कलम उठानी चाहिए। मतलब आप क्या सुजेस्ट करते हैं, किस तरह की बात सुजेस्ट करते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि गांव में दूर दराज में अभी भी कच्चे मकान हैं, वो गोबर की लिपाई होती है, लेकिन बहुत सा जो चीजें बदल गांव है, रही हैं। बहुत से गांव का हिस्सा भी अब कंक्रीट में बदल चुका है। जी जी जी। और दूर क्यों जाते हैं, हमारी कंट्री बेल्ट में देखिए, कभी ऐसा होता था कि हर संडे को हर नौजवान लड़का जाट जाता था और उसे वो जलाने के लिए लकड़ियां लानी होती थी, बालन लाता था। आज कोई नहीं जाता। फुलाई की दातुन, हम अभी भी गांव में हम जाएं, सुबह सुबह जो दातुन करते हैं लोग, ये ब्रश हाँ, पेस्ट नहीं यूज करते। बहुत कम हो अभी चुका है। तो इसलिए ये थोड़ा सा सोचने की बात है लेकिन कि मोहन सिंह जी, मैं इसमें ये बताता चलूं कि पहली बार पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये 2002 का एक्ट है, और ये छड़ा ऑप्शनल नहीं है, चॉइस नहीं है। इसको एक कंपलसरी किया हुआ है कि हर पंचायत में और हर अर्बन लोकल बॉडी में, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी है चाहे पंचायत है, इनको एक बायोडाइवर्सिटी, इसी जंगल को बचाने के लिए बहुत सुदृढ़ कदम भी उठाने हैं, और लेखा जोखा भी रखना है। कौन सी चीज ग्वाल मंडे के काम तो नहीं होते जा रहे हैं, क्या हमारे जो है पेड़, कौन सा पेड़ कम हो गया, इनके ऊपर एक लाजमी तौर पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनी है हर पंचायत में और लोकल बॉडी में। और मुझे लगता है कि जब तक जन जन इस तरह से नहीं जुड़ेगा, उसकी भागीदारी नहीं होगी पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षा के लिए, बिल्कुल आपने और सही कहा। उसी में लेखक भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और बहुत ही ये विकराल और चिंतित करने वाली समस्या है। इसके बारे में हमारा लेखक भी जागरूक है, गोया इतना नहीं लेकिन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा चिंतित होगा और इसके बारे इसे सकारात्मक रूप देगा। आपने जो बातें कही बहुत ही जानकारी भरी बातें थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।